साथियों, सौंदर्या क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी जानेंगे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। उनके जीवन के जुड़े कई विविध पहलुओं को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को एक और शख्स का जन्म हुआ था, जिनका भारतीय राजनीति में काफ़ी बड़ा कद था। देश को आज़ादी दिलाने में इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। जी हाँ, मैं महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व का काफ़ी असर रहा है। इसको हम विभिन्न पहलुओं से देखेंगे और समझेंगे। पहले हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के शुरुआती जीवन का। जब ये मात्र 1.5 साल के थे तो इनके सर से इनके पिता का साया उड़ जाता है। इनकी माँ इन्हें लेके अपने मायके आ जाती हैं, साथ में इनकी बहनें भी होती हैं। काफ़ी गुर्बत में, गरीबी में इनका जीवन बीतता है। लेकिन कहते हैं होनहार बिरवान के हो चीकने पात, तो ये गुदड़ी के लाल भी जाने जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। जब ये थोड़े बड़े हुए तो इन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए भेज दिया गया वाराणसी, अपने चाचा के पास। ये गंगा के एक तरफ रहते थे और इनका विद्यालय गंगा के दूसरी तरफ था। हरिश्चंद्र हाई स्कूल में इनका शिक्षा चल रही थी। नाव से गंगा नदी पार करने के लिए तब 1 पैसे लगा करते थे, वो भी इनके पास नहीं होते थे। बजाय किसी से हाथ फैलाएं, मदद मांगे, अपने सर पे बांध लेते थे अपने कपड़ों को और किताबों को और कूद पड़ते थे गंगा नदी में। तैर के हो जाते थे उस पार। ये प्रक्रिया, ये क्रम दिन में 2 बार होता, एक बार जाते समय और एक बार लौट के आते समय। चाहे मौसम हो बारिश का या ठंड का, वो किसी पॉलीथीन में अपने कॉपी किताब और कपड़ों को भर के बंद करके एक साफा जैसा बांध के लपेट के अपने सर में उस पार चले जाते थे। ये उनके स्वाभिमान की पहली झलक है। और तो जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके स्वाभिमान के और बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। इतने ईमानदार प्रधानमंत्री शायद भारत देश ने पहले कभी न देखे हों। इनके घर वालों की मांग पे ये एक कार लेने का फैसला तय करते हैं और कार चुनते हैं फिएट। हालांकि इन्हें सरकारी गाड़ी मिली हुई थी, शिवरले अच्छी कंपनी की गाड़ी, इम्पाला, शानदार चमचमाती कार। लेकिन परिवार के दबाव के आगे ये तय करते हैं कि अब ये अपने लिए अपने पैसों से एक निजी कार खरीदेंगे। तब इनके बैंक में महज 7,000 रुपए होते थे। पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने कर्ज लिया 5,000 का, और इनकी मृत्यु के बाद भी वो कर्ज चुकाया न जा सका। हालांकि बाद में उस कर्ज को शास्त्री जी की श्रीमती जी ललिता को मिलने वाली पेंशन से चुकाया गया। यहाँ पे एक किस्सा और मशहूर है। इनके बड़े बेटे सुनील शास्त्री एक बार सरकारी कार का उपयोग अपने दोस्तों को घुमाने के लिए कर लेते हैं और 14 किलोमीटर तक कार में फर्राटे से ये हवाबाजी करते हैं। शास्त्री जी को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी नाराज होते हैं। ड्राइवर को बुला के पूछते हैं कि कार किस प्रयोजन से ले जाई गई, और अपने निज सचिव को बुला के प्रति किलोमीटर की दर से अपने जेब से पैसा सरकारी खजाने में जमा करवा देते हैं और अपने बेटे को हिदायत देते हैं कि ये पैसा जनता का है, इसका दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। शास्त्री जी का कद की और अगर हम चर्चा करें तो पहले ऐसे मंत्री जिन्होंने नैतिक आधार पे इस्तीफा दिया, जिस दुर्घटना में इनका कोई भी दूर दूर तक भूमिका नहीं थी, उसका भी जिम्मा लेते हुए नैतिक रूप से इस्तीफा दिया। वर्ष 1956 में तमिलनाडु में अरीवेलोर में होने वाले
ट्रेन दुर्घटना जिसमें 140 लोगों की मौत हो गई, उस मौत की वजह वो खुद नहीं थे, लेकिन कद इतना बड़ा, सोच इतनी बड़ी कि मौत की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। काफी लंबे वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में मई महीने में हो जाती है। उसके बाद जून महीने से ये प्रधानमंत्री पद पे आते हैं, और जब ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने पद को संभालते हैं तो इन्हें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। उस समय देश की आर्थिक हालात ठीक नहीं थी, खाने के भी लाले थे। अमेरिका से गेहूं आयात किया जाता था फूड फॉर पीस योजना के अंतर्गत, और ये गेहूं होता था PL 480। PL 480 देखने में एकदम लाल किस्म का गेहूं, आमतौर से माना जाता था कि जानवरों के खाने में अमेरिका में उपयोग होता था, जो कि धीरे धीरे भारत जैसे कई विकासशील देशों को भेजा जाने लगा। वर्ष 1965 आते आते देश की आर्थिक हालात तो खराब थी ही, देश के सीमाओं पे सैनिक गतिविधियां भी इस तरह की होने लगी कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंतर्गत इसने काफी घुसपैठिए पाकिस्तान में भेजे और युद्ध जैसा माहौल बन गया। अंतोगत्वा युद्ध की शुरुआत होती है। हालांकि भारत के सैनिक अपने अदम्य साहस और वीरता के बल पे पाकिस्तान की कई चौकियों को हासिल कर लेते हैं और जा पहुंचते हैं लाहौर की सीमा में। पाकिस्तान बौखलाता हुआ मदद मांगने लगता है, कभी सोवियत संघ से तो कभी अमेरिका से, और कई बार वो संयुक्त राष्ट्र तरफ भी मुंह देखता है कि शायद मुझे वहां से कुछ मदद मिल जाए। अब बात हम करेंगे ताशकंद समझौते की। ताशकंद समझौता जो कि 10 जनवरी 1966 को हुआ। ताशकंद आज का उज्बेकिस्तान एक देश है, उसकी राजधानी है। तब ये पूर्व सोवियत संघ हुआ करता था, क्योंकि वर्ष 1991 में पूर्व सोवियत संघ का 15 टुकड़ों में विभाजन हो जाता है। तब आज का बनता है रसिया या रूस। तब रसिया या रूस पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। वहां पहुंचते हैं ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और बीच मध्यस्थता करने का दारोमदार जाता है तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोज़गिन को। अलेक्सी कोज़गिन चाहते थे कि अब युद्ध न हो, यहीं पे रोक दिया जाए, संघर्ष विराम कर दिया जाए। भारत चाहता था कि भारत द्वारा जीते गए जो विशेष चौकियां हैं, खासकर हाजी पीर दर्रा। हाजी पीर दर्रा सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर नियंत्रण रखने से समस्त आजू बाजू के ऊंचे पहाड़ों तक देखना आसान हो जाता है। ये भारत के कब्जे में बमुश्किल आया था। रंजीत दयाल की भूमिका, मेजर रंजीत दयाल की भूमिका इसको हासिल करने में बहुत बड़ी थी। अदम्य साहस के बल पे खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबवा देते हैं, और 28 अगस्त 1966 को तिरंगा हाजी पीर दर्रा पे फहरा देते हैं। हाजी पीर दर्रा लौटाने के लिए विवश करता है पूर्व सोवियत संघ। कहता है कि मेरी बात न मानने पे जब भी यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठेगा तो मैं भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल नहीं करूंगा, भारत का साथ नहीं दूंगा। इतने लोहे जैसे इरादे के लिए मशहूर जाने जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री चिंता में पड़ जाते हैं। किया जाए तो क्या किया जाए।
वो चाहते थे कि पाकिस्तान हमें लिखित में आश्वासन दे कि भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं लड़ेगा, नो वार पैक्ट। लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं है क्योंकि उसकी नीयत में खोट थी। किंतु यहाँ पे सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के दबाव के चलते लाल बहादुर शास्त्री झुक जाते हैं और भारत द्वारा जीते गए महत्व सामरिक ठिकाने पाकिस्तान को लौटाने पड़ जाते हैं। हाजी पीर दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है। हाजी पीर दर्रा रहने से पुंछ और उरी के बीच की दूरी महज 56 किलोमीटर की पड़ती है और जब ये दर्रा पाकिस्तान के नियंत्रण में होता है तो पुंछ और उरी की दूरी तय करने में 650 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कितना महत्वपूर्ण दर्रा। साथ में पाकिस्तान हमेशा से इसका इस्तेमाल कई प्रकार के भारत विरोधी असामाजिक तत्वों को भेजने के लिए करता रहा है, या यूं कहें घुसपैठियों को भेजने के लिए। ये दर्रा जाने के बाद पूरे देश में कड़ी आलोचना हुई ताशकंद समझौते की। लाल बहादुर शास्त्री अपने परिवार से फोन पर बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के समझौते में जो भी प्रस्ताव पारित हुए या माने गए क्या वो ठीक थे। उन्होंने पाया कि उनका परिवार ही संतुष्ट इन फैसलों से नहीं था। फिर वो ये समझ गए कि देश कैसे इस फैसले को स्वीकार कर सकता है। रात को एक बड़ी सी दावत होती है। खाने के बाद ये चले जाते हैं सोने, और जब ये सोने जाते हैं तो लगभग रात 1:20 पे इनको बेचैनी होने लगती है, सीने में दबाव महसूस होने लगता है। ये अपने विला से बाहर निकलते हैं और अपने निज चिकित्सक आर्यन चुग को आवाज देते हैं और अपने सहायक और रसोइया को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब को बुलवाओ। डॉक्टर साहब आते हैं, कुछ इंजेक्शंस वगैरह देते हैं इनके हालात को देखते हुए, और तड़के 1:32 पे ये सदा के लिए नींद की आगोश में सो जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इनकी मृत्यु एक स्वाभाविक मृत्यु थी कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र था। भारत में आज भी बहुत सारे लोग इस बात को जान लेना चाहते हैं। यदा कदा इसकी मांग उठती रही है, कभी लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के द्वारा तो कभी आम जनमानस के द्वारा, कि वजह क्या थी कि अचानक देश के प्रधानमंत्री का विदेशी जमीन पे मौत हो जाती है। हालांकि जब उनका शव भारत आता है तो रूस के प्रधानमंत्री भी साथ में आते हैं। उनके शव को देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री कहती हैं कि कुछ न कुछ दाल में काला है, इनकी स्वाभाविक मौत नहीं है, क्योंकि पूरा शरीर नीला पड़ गया था। साथ ही साथ उनका जो थर्मस भारत से गया था और उनकी जो डायरी उनके साथ होती थी भारत, वो भी वापस नहीं आ पाई। उनका अपना एक निज रसोइया हुआ करता था, नाम था उसका रामनाथ, और उनके डॉक्टर आर्यन चुग। काफी दिनों तक ये मांग उठती रही है कि शास्त्री जी की मृत्यु की वजह क्या है, इसे पता लगाया जाए। वर्ष 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आती है और इनकी मृत्यु की वजह जानने के लिए बनाई जाती है एक समिति, राजनारायण समिति। दिल्ली में राजनारायण समिति के समक्ष पेश होना था लाल बहादुर शास्त्री के तत्कालीन चिकित्सक, निज चिकित्सक आर्यन चुग को। हरियाणा के तरफ से कार में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ये आ रहे होते हैं, तभी किसी ट्रक ने जोरदार टक्कर इनके कार को मारती है और उसमें लगभग इनका परिवार समाप्त हो जाता है। एक बच्ची बचती है, उसकी याददाश्त चली जाती है। और तो और इनका निज रसोइया रामनाथ जब संसद भवन की ओर आ रहा होता दिल्ली में, तो ऐसा बताया जाता है कि उसके ऊपर सरकारी रोडवेज बस ने टक्कर मार दी और उसके टांगों से होकर गुजर गई। दोनों टांग को काटना पड़ा और उसकी याददाश्त हमेशा के लिए
चली गई। इन बातों से शक और भी गहरा जाता है कि उसके 2 चश्मदीद गवाहों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत कैसे हो जाती है। शास्त्री जी के बड़े बेटे सुनील शास्त्री जब तक ये मांग उठाते रहे हैं कि उनके पिता की मृत्यु की वजह क्या रही, इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष भी ये प्रार्थना पत्र देते हैं और केंद्रीय सूचना आयोग निर्देशित करता है भारत सरकार को कि देश के समक्ष इनके मृत्यु का वजह बताया जाना चाहिए। सरकार संसद में कहती है कि राजनारायण समिति से जुड़े हुए समस्त दस्तावेज गायब हैं और देश की सुरक्षा और विदेशी राष्ट्र के साथ भारत के संबंध को देखते हुए इनकी मृत्यु की वजह को सार्वजनिक किया जाना ठीक नहीं होगा। कमोबेश अगर माने तो ये सारे सवाल आज भी जीवित हैं कि वाकई इनकी मृत्यु की वजह क्या थी। स्वाभाविक मृत्यु की वजह में तो बताया गया कि इनको दिल का काफी भयानक दौरा पड़ा था और इनके दिल ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जब इनकी डेड बॉडी आती है तो इनके पीठ और गर्दन के पास कटे का निशान इस सवाल को फिर से जिंदा कर देता है कि ये क्या वजह रही। दूसरा सवाल ये भी पूछा जाता रहा है कि इतने बड़े पद पे रहते हुए इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। बचाव में कुछ लोगों का ये कहना है कि हार्ट अटैक एक स्वाभाविक मौत मानी जाती है और स्वाभाविक मौत से मरने वाले किसी भी व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है। लेकिन तब क्या जब सवाल उठते हैं कि भाई इनका जो थर्मस जिसमें ये दूध पीते थे और इनकी डायरी जो हमेशा इनके पास होती थी वो आखिर पूर्व सोवियत संघ से क्यों नहीं लाई जाती। और तब क्या जब पूर्व सोवियत संघ में पदस्थ भारत के राजदूत टी.एन. कौल के रसोइया जान मोहम्मद ने इनको दूध दिया जबकि इनका निज रसोइया रामनाथ इनके साथ था। तो ऐसे क्या हालात हुए कि दूसरे रसोइयों को इनको दूध देना पड़ा। बाद में केजीबी जो पूर्व सोवियत संघ की एजेंसी थी, सुरक्षा इकाई थी, वो जान मोहम्मद की गिरफ्तारी भी करती है और बाद में इन्हें क्लीन चिट भी दे दी जाती है। अब अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री छोटा कद तो था लेकिन बड़ा व्यक्तित्व कैसे था। बड़ा व्यक्तित्व ऐसे था कि जब PL 480 लाल रंग के गेहूं को देने से अमेरिका मना करता है तो वो पूरे देश के सामने एक मांग रखते हैं कि क्या आप हमारा साथ देंगे। हफ्ते में कोई एक दिन नियत कर ले जिस दिन भोजन न करे। लेकिन सार्वजनिक जनता से ये वायदा लेने के पहले इन्होंने अपने घर में इसको आजमाया था और जब देखा कि हमारा पूरा परिवार एक दिन का व्रत कर सकता है तो इन्होंने देशवासियों से अपील के रूप में साझा की। देश वालों ने माना भी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री दूरदृष्टि के प्रणेता थे। वो जानते थे कि ये तो एक अस्थायी विकल्प है, अब हमें कुछ ठोस रणनीति अपनानी पड़ेगी। इस समय उन्होंने देश के सैनिकों और किसानों को एक बराबरी में लाके एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। आगे चल के पोखरण परीक्षण के बाद इसी नारे में अटल बिहारी शास्त्री ने भी एक शब्द जोड़ दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो इसके पीछे मकसद था कि देश को खाद्यान्न आपूर्ति में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमें विदेशी धरती पे भोजन अपने लोगों को उपलब्ध कराने के लिए नहीं निर्भर रहना होगा और आगे चल के हरित क्रांति की शुरुआत होती है जिसमें उच्च गुणवत्ता के बीज, सिंचाई और विभिन्न रसायनों के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत वृद्धि होती है और भारत न केवल उत्पादक बल्कि निर्यातक राष्ट्र भी बन जाता है। देश में दूध की आपूर्ति को भी बढ़ाने के लिए इन्होंने तय किया था कि क्यों न गुजरात के आनंद में चल रहे सहकार मिशन को एक डेयरी का रूप दिया जाए। इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान
जो कि वर्ष 1965 में NDDB के नाम से शुरुआत कराते हैं और आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश में शुमार है। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि कैसे इनके ऊपर महात्मा गांधी जी का विशेष प्रभाव था। बात है इनके शादी की। शादी में इनके ससुर चाहते थे कि वो कुछ न कुछ दहेज के रूप में कपड़े, बर्तन और बहुत सारी चीजें दें। लाल बहादुर शास्त्री ने स्पष्ट मना कर दिया था कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। और एक पल ऐसा आता है कि जब इनके ससुर मनुहार करने लगते हैं कि नहीं, आपको लेना तो कुछ न कुछ पड़ेगा, ऐसे हम मानने वाले नहीं हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री बीच का रास्ता निकालते हैं और अपने ससुर से कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे एक चरखा और कुछ सूती के कपड़े दे दीजिए, दहेज में मैं यही स्वीकार कर लूँगा। बड़े सादगी भरा उनका जीवन था। वो जानते थे कि जब देश के लाखों लोगों को अच्छे पहनने के कपड़े नहीं हैं, 2 वक्त की भरपूर भोजन नहीं मिलता, तो मेरे लिए राष्ट्र का प्रतिनिधि होने के रूप में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना कहीं न कहीं अनैतिक होगा। एक बार अपने पत्नी को लेके खादी के एक दुकान में जा पहुंचते हैं लाल बहादुर शास्त्री। दुकानदार से कहते हैं कुछ साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार देखता है कि उसके दुकान में देश के सबसे बड़े ओहदे पे आसीन देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, तो वो साड़ियाँ दिखाता है। साड़ियों की कीमत तब 80 और 100 हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं, हम इतनी महंगी साड़ी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। दुकानदार भौचक्का रह जाता है उनके इस जवाब से और फिर 20 और 30 रुपए की साड़ी उन्हें दिखाता है, जो पसंद करके वो अपने साथ लाते हैं। उनकी संगिनी के रूप में ललिता शास्त्री ने भी कदम कदम उनका साथ निभाया। चाहे अभाव के दिन रहे हों, चाहे कोई भी हालात रहे हों, ललिता शास्त्री ने एक गृहिणी, एक अर्धांगिनी होने का पूरा फर्ज अदा किया, निभाया। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बार किसी कंपनी में बड़े ओहदे पे इनके बड़े बेटे को नियुक्ति दे दी जाती है, जिससे कि प्रधानमंत्री पद का वो फायदा उठा सके। उन्होंने बेटे को समझाया कि तुम कंपनी से त्याग पत्र दे दो, ऐसा कोई अनैतिक काम मत करो जिससे कि तुम्हारा मन स्वयं जो है उस चीज़ को स्वीकार न करे, बोझिलपन लगे। तो ऐसे थे हमारे गुदड़ी के लाल, हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लंबाई में कद तो थोड़ा कम था, लेकिन व्यक्तित्व तो आसमान से भी बड़ा और इरादे तो हिमालय से अधिक। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल इससे आते जाते रहते हैं, तो फिर लाइक करें और अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा।